हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ जो चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन, मेन पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस सेशन आर हाउ कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कंपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। हाउ वॉज कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा कि किस तरह से उसकी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, उसके बाद में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरह से बना, तो हमारा संविधान किस तरह से बना था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। हुआ क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, वो तब इलेक्ट हुई थी, उसका चुनाव तब हुआ था जब हमारा भारत दो पार्ट्स में नहीं बटा हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, मतलब पार्टीशन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी या पहली सीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तब इसके अस्थायी रूप से चेयरपर्सन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। और इसको जब हमारा देश आज़ाद दो इसके पार्टीशन हो गया था तो इसको रीअसेंबल्ड किया गया था, इसको फिर से बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, जब हमारा इंडिया डिवाइड हो गया था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके जो मेंबर चुने गए थे संविधान सभा के, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए थे, अप्रत्यक्ष चुनाव से। बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड इन 1935। और किसके द्वारा चुने गए थे? जो 1935 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, एक्ट 1935 का एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी इंडिया के लिए। तो वो जो मेंबर थे उनके द्वारा ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया था और इसके मेंबर्स को चुना था। The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of British Cabinet known as the Cabinet Mission। अब हमारे सामने ये बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको किसने कंपोज किया, किस तरह से कंपोजिशन हुआ उसका। तो इसका कंपोजिशन जो ब्रिटिश कमेटी बनाई गई थी एक, उसके जो सजेशंस थे, प्रपोजल्स थे, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, जिसको नाम भी क्या दिया गया था? द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में जो लोग ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था प्लान्स का, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाया गया था। Each province and each princely state or group of state were allotted seat proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh। अब इसमें क्या किया गया था कि जैसे हमारा जो इंडिया था पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स में। तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे या राज्य थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर रूल में आते थे, डायरेक्ट रूल में आते थे, और दूसरे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पर राजाओं का शासन था। तो इनको किस तरह से बांटा गया? इनको अनुपातिक रूप से बांटा गया उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन मतलब उनकी जितनी जनसंख्या थी उसके अनुपात में उनको बांटा गया। तो प्रॉपर एक रफली आइडिया ये था कि एक सीट पर 10 लाख जो जनसंख्या है उसमें एक सीट जो प्रोविंसेज है उनकी होगी। एज ए रिजल्ट द प्रोविंसेज that were under direct British rule were to elect 292 members। अब रिजल्ट जब आया तब क्या हुआ था? प्रोविंसेज ईच एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोविंसेज, जो राज्य थे जो डायरेक्ट उसमें ब्रिटिश रूल में आते थे, उनकी कितनी सीटें आई? 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। ठीक है। वाइल द प्रिंसली स्टेट वर अलॉटेड ए मिनिमम ऑफ 93 सीट। लेकिन जो देसी रियासतें थी उनको कितनी सीटें मिलनी थी? 93 सीट्स मिलनी थी। The seat in each province were distributed among the three main communities, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। अब ये जो सीट थी हर प्रोविंस में, हर प्रोविंस मतलब जो राज्य स्टेट्स थे उनमें इनको किस तरह से बांटा गया? 3 मेन कम्युनिटीज़ में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल में। तो इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, और किसके आधार पर? जो उनकी जनसंख्या थी उसके अनुपात के आधार पर।
The provisional legislative assembly elected their own representative by the method of proportional representation with single transferable vote. अब जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको कौन से मेथड पे चुने गए थे? जब हम इलेक्शन में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन में, तो दो तरह के मेथड्स आते हैं. तो फर्स्ट तो आता है फर्स्ट टू द पास सिस्टम, सेकंड आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आनुपातिक सिद्धांत बोलते हैं इसको. और आनुपातिक सिद्धांत में भी सिंगल ट्रांसफर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है जिसमें सिंगल वोट को काउंट किया जाता है, उसके आधार पर इनको चुना गया था. The method of selection in the case of representative of princely state was to be determined by the consultation. लेकिन जो princely state थे वहाँ पर सीट जो representatives थे उनको किसके आधार पर चुना गया? Determined by the consultation. जो राजा थे या रियासतों में जो प्रिंसेस थे उनके कंसल्ट किया गया भाई आपको किसको सीट प्रोवाइड करवानी है. वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाए गए थे. कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का किस तरह कंपोजिशन हुआ? As a consequences of the partition under the plan of 3rd June 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of the Constituent Assembly. अब क्या हुआ कि मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि हमारी जो Constituent Assembly थी उसका इलेक्शन पहले तो 1946 में ही हो गया था जब हमारा इंडिया अनडिवाइडेड था, डिवाइड नहीं हुआ था. तो उसमें हमने 292 सीट उसमें हमने डिसाइड की थी. लेकिन हुआ क्या, हमारा इंडिया का पार्टीशन होना तय हो गया था 3 जून 1947 को. तो जो लोग पाकिस्तान के टेरिटरीज से थे, पाकिस्तान के क्षेत्र से थे, उनको वहाँ से जो हमारी असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वहाँ से उनको हटा दिया गया था. मतलब अब जो पाकिस्तान क्षेत्र के लोग थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नहीं आते थे. The Constitution was adopted on 26 November 1949 and 284 members appended their signature to the Constitution as finally passed. अब हुआ क्या कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को हमने एडॉप्ट कर लिया था, ये बात ध्यान रखना, 26 नवंबर को हमने एडॉप्ट किया था, उसको हमने संविधान को स्वीकार किया था. उस दिन संविधान के 284 मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट थे जिनके जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर साइन है जिस दिन वो पास हुआ. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. अब ये बात भी हमें ध्यान में रखने की है कि जो हमारा संविधान है वो फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को. इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू द फोर्टिट्यूड ऑफ द फ्रेमर्स that they were not only able to draft a constitution under immense pressure but also learned the right lessons from the unimaginable violence that accompanied partition. हुआ क्या था कि ये जो हमारे जो जिन फ्रेमर्स ने हमारे संविधान को, ये ट्रिब्यूट था उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था. किस में बनाया? इमेंस प्रेशर क्यों था? क्योंकि जो 1947 का जो ईयर था वो ट्रॉमा और वायलेंस का ईयर था. उस टाइम हिंसा बढ़ी हुई थी, पार्टीशन हमने साइन कर रहे थे, और उन्होंने इस बात से एक राइट लेसन सीखा कि जब हमारा पार्टीशन हो रहा था तो उन्होंने उससे भी एक अच्छा लेसन सीखा कि जो हम वायलेंस हो रहा था, अनइमेजिनेबल वायलेंस हो रहा था, ट्रॉमा ईयर था, उनको उसने अपने संविधान में उनसे सीख लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छा संविधान हमारे सामने बनाया. All the members of the assembly were not elected by universal suffrage. There was a serious attempt to make the assembly a representative body. हमें पता है कि जो हमारे असेंबली में जितने भी लोग थे, सदस्य थे, उनको यूनिवर्सल सफराज मतलब उनको एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर नहीं चुना गया था. देयर वॉज ए सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली, बल्कि वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी. वो हर एक जो हमारा रिलीजन था, हर एक जो हमारी सोसाइटी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में हम देखते हैं. मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन. अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें सभी जो जितने भी धर्म थे उनके जो मेंबर्स थे उनको रिप्रेजेंटेशन मिला था, प्रतिनिधित्व मिला था. इन एडिशन द असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, और इसमें भी जो 28 लोग थे, 28 मेंबर सदस्य थे वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते थे. द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन की जो कामकाज की शैली थी वो कैसी थी? डेलिब्रेशन
The authority of Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly थ्रू दो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। अब ये इसकी अथॉरिटी हम इस तरह से नहीं बना सकते किसी भी संविधान की या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, इस तरह से हम अथॉरिटी नहीं तय कर सकते कि इसको खाली हमने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में ज्वाइन किया था या फिर जो हर धर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीड्यूर इट अडोप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज इट्स मेंबर ब्रॉट टू दियर डेलिब्रेशन। हम इसको कहाँ से ले, जो इसकी शैली थी, इसके प्रोसीड्यूर थे और जो उन्होंने संविधान हमारे लिए बनाया था, फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो वैल्यू जो हमारी मानव वैल्यूज़ थी, ह्यूमन वैल्यूज उन्होंने उसमें डाली थी वो, और उनके जो काम काज की शैली थी, डेलिब्रेशन की शैली थी, उससे हम उस संविधान की अथॉरिटी का पता लगाते हैं। ये नहीं कि वो हर एक सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अपने धर्म या फिर अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने सारे जो ह्यूमन वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अपनी जो काम काज की शैली थी जिसको डिबेट से या फिर वो लोग आपस में बैठ कर चर्चा से रिटर्न वर्क कर रहे थे, तो इन सब से वो डेलिब्रेट कर रहे थे। और ये इस तरह से उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हमारे सामने आता है। इट इज़ डिज़ायरेबल दैट डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट। अब हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारे सेक्शंस थे हमारे इंडिया में, डाइवर्स सेक्शन है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कैसे? क्योंकि हम सब के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उस असेंबली में थे। It is equally important that they participate not only as representative of their own identity or community। अब ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू देयर पार्टिसिपेट, कि वो खाली एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ नहीं थे कि जैसे हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेटिव है, मुस्लिम धर्म का रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, और खाली एक अपनी कम्युनिटी की अपनी पहचान वहाँ पर बनाए रखेंगे। नहीं, ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड। हर एक जो मेंबर था उसके दिमाग में पूरा का पूरा देश उनके दिमाग में था कि हमें पूरे देश की वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है, पूरे देश के लिए संविधान बनाना है। देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल एंड द डिफरेंसेस वर मैनी। अब लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे सिद्धांत थे, अलग अलग लोग काम कर रहे थे, हर लोगों के दिमाग में अलग अलग सिद्धांत थे और वो सबके दिमाग में डिफरेंसेस भी थे। तो कौन कौन से क्वेश्चन राइज हो रहे थे? शुड इंडिया अडॉप्ट ए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहला क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई जो इंडिया का जो संविधान है उसको सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज, केंद्रीकृत होना चाहिए या विकेंद्रीकृत होना चाहिए, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए स्टेट और जो सेंटर है उसमें, या फिर जो जितने भी पावर है वो सेंटर को दे देनी चाहिए। व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आता था कि स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशंस होने चाहिए। व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, हमारी जो न्यायपालिका है उसकी क्या क्या पावर शक्तियाँ होनी चाहिए। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, जो हमने प्रॉपर्टी राइट को हमारा राइट बनाया था उसको हमारा संविधान प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उनके दिमाग में आ रहे थे। ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ ए मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस्ड विथ ग्रेट सोफिस्टिकेशन। अब ये सारे जितने भी इशू थे इनको ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े थे, बड़े सोफिस्टिकेटेड मैनर से उनको डिस्कस किया गया था। Only one provision of the Constitution was passed without virtually any debate, the introduction of universal suffrage। एक पूरे संविधान में खाली एक ही प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था, और वो क्या था? द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफराज। जो हम एडल्ट फ्रेंचाइजी से वोटिंग करते हैं, इलेक्शन करते हैं, वो एक ऐसा प्रोविज़न था जो बिना किसी डिबेट से पास हो गया था। The Constitution drew its authority from the fact that members of the Constituent Assembly engaged in what one might call public reason। अब कॉन्स्टिट्यूशन में की अथॉरिटी हम इस बात से भी पता लगा सकते हैं कि जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो एक ही बात पर इंगेज थे, एक ही बात पर सहमत बोल सकते हैं। वो क्या था? पब्लिक रीजन। जो सार्वजनिक काम होगा, जो सार्वजनिक सभी के हितों के लिए काम होगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाएगा। The members of the
द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्लेस्ड ए ग्रेट एम्फासिस ऑन डिस्कशन एंड रीजनड आर्ग्यूमेंट। अब जो भी हमारे मेंबर्स थे असेंबली के, वो हर एक जो भी मुद्दा उठा रहे थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बना रहे थे, उसमें डिस्कशन होता, प्रॉपर डिस्कशन होता था, वाद विवाद होता था एंड रीजन, और हर एक के पीछे वो रीजनड आर्ग्यूमेंट लगाते थे, उनका कारण समझाते थे, तो कारण के पीछे डिस्कशन होता था। द वॉल्यूमिनियस डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वेयर ईच क्लोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सब्जेक्टेड टू स्क्रूटिनी एंड डिबेट इज ए ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट। अब किसी संविधान को एकदम प्रॉपर बनाने के लिए, ऑथेंटिक बनाने के लिए हर एक सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट, वाद विवाद होती थी, और ये उनका कारण बताया जाता था कि ये सार्वजनिक हितों के लिए सही होगा, और इनको वॉल्यूमिनाइज किया गया था, मतलब हर एक मुद्दे को एक एक वॉल्यूम में सेट करके लोगों को बताया गया था, पब्लिक को बताया गया था कि ये उनके लिए सही होगा या नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन, डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।